फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस लाइव क्लास में फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल चैप्टर का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर कर दें, जिससे कि फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर दें यहाँ पर। और अगर वॉइस में और वीडियो और जो भी आपको स्क्रीन दिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए। जो वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है ना, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जो एग्ज़ाम में आता है, बिल्कुल उसमें आपसे पूछ लिया जाता है फेरस मेटल, नॉन फेरस एलॉय या फेरस एलॉय नॉन फेरस मेटल, ये सब क्या होता है। इससे क्वेश्चन एक आता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो आज हम कन्फ्यूजन आपका क्लियर करेंगे 100 में 100%। बिल्कुल पूरा वीडियो को अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और आपको नीचे कमेंट करते रहना है कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, ओके है ना सब। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे तो धातुओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय, ठीक है। फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय। अब ये सब क्या होता है, फेरस मेटल क्या होता है, इनको हम जानेंगे फ्रेंड्स। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में बहुत दो चीज़ का 3 अंतर होते हैं। मुख्यतः 2 अंतर हम आप देख लेते हैं। फेरस मेटल की जब भी हम ग्राइंडिंग करेंगे तो इससे हमारी चिंगारी निकलती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ये फेरस मेटल, अगर हम उसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अगर चिंगारी निकल रही तो हमारा क्या है, वो फेरस मेटल। लेकिन नॉन फेरस मेटल की जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें हमारी चिंगारी नहीं निकलती है। तो ये मुख्य पॉइंट अंतर है। दूसरा, फेरस मेटल में क्या हमारा लोहा पाया जाता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में हमारा लोहा नहीं पाया जाता। ये हमारा दूसरा अंतर है, क्योंकि नाम ही से नॉन फेरस, फेरस का मतलब क्या है, लोहा। तो नॉन फेरस मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, फेरस मेटल में क्या लोहा पाया जाता है। तो ये 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर मुख्यतः फ्रेंड्स ये है कि फेरस मेटल में फेरस मेटल जो भी होगा वो हमारा उसमें चुंबक का गुण होगा, मतलब कि चुंबक की ओर आकर्षित होगा, उसमें मैग्नेटिक का गुण होगा। और नॉन फेरस मेटल में हमारा चुंबक का गुण नहीं होगा, ठीक है। तो वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं इसमें नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक का गुण होता है वो नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो चुंबक का गुण हमारा नॉन फेरस मेटल में नहीं होता है और फेरस मेटल में हमारा चुंबक का गुण होता है। ये हमारे 3 मेन डिफरेंट अंतर होते हैं जो हमको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे कन्फ्यूज और दूसरा आगे डिस्कस करते हैं फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन, स्टील, ये हमारे क्या होते हैं, फेरस मेटल होते हैं। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो पिग आयरन होता है उसमें लोहा पाया जाता है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये सब में क्या होता है, हमारा लोहा पाया जाता है। अब हमको और आगे डिटेल में जानेंगे पिग आयरन फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं। तो पिग आयरन आपको पता है फ्रेंड्स कि हम ब्लास्ट फर्नेस में जब आयरन ओर को डालते हैं तो आयरन ओर कहाँ से प्राप्त करते हैं। आयरन ओर क्या है, आयरन ओर एक हमारा लौह अयस्क होता है जो हम खनिज से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसी आयरन ओर को हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में उसे एक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर हम पिग आयरन प्राप्त करते हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है तो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 1000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब पिग आयरन हमारा क्या है, बिल्कुल अशुद्ध लोहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत है। तो सबसे अधिक किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक पाई जाती है, तो पिग आयरन में कितनी कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, 3 से 5 होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिग आयरन का अगर टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाता है तो पिग आयरन का जो टेम्परेचर लिख लीजिए, पिग आयरन का टेम्परेचर होता है 1340, ठीक है। 1340 हमारा पिग आयरन का टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो हम लोग याद करते हैं, कास्ट आयरन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 1150 से 1250 होता है। इसी प्रकार से पिग आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1340 होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन हमारा कहाँ से हमने याद कर लिए, कुपोला फर्नेस से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कुपोला फर्नेस में किस धातु को डालकर हम कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम पिग आयरन डालते हैं, क्योंकि पिग आयरन हमारा अशुद्ध लोहा है। इस अशुद्ध लोहे का कोई काम नहीं, इसलिए इस अशुद्ध लोहे को हम कुपोला फर्नेस में डालेंगे और उसे एक टेम्परेचर पे गर्म करेंगे और उस टेम्परेचर पर गर्म करके मेल्ट करके उससे हम कास्ट आयरन प्राप्त करते हैं। अब हमारा जो हमने पिग आयरन को क्यूपोला फर्नेस में मेल्ट किया, तो क्यूपोला फर्नेस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये भी क्यूपोला फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो क्यूपोला फर्नेस का जो हमारा मेल्टिंग जोन होता है वो हमारा 1250 से 1350 होता है, याद रखिएगा। अब 1260 से 1340 भी दिया रहता है, लेकिन याद करने के लिए हम बताते हैं 1250 से 1350 आपका मेल्टिंग जोन होता है क्यूपोला फर्नेस का, ठीक है। तो क्यूपोला फर्नेस में जब हमने गर्म किया किसको, पिग आयरन को, तो हमने क्या प्राप्त किया, कास्ट आयरन प्राप्त किया।
अब कास्ट आयरन में हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2 से 4% होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कास्ट आयरन का दूसरा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो कास्ट आयरन में हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 से 1250 होता है, जबकि क्यूपोला फर्नेस जो जिससे हम प्राप्त करते हैं उसका जो मेल्टिंग जोन होता है वो हमारा 1250 से 1350 होता है, जबकि कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1150 से 1250 होता है। ये चीज़ आ रही है ना समझ में? अगर आ रही तो कमेंट करके यस लिखिए अगर आपको समझ में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कास्ट आयरन का एक मुख्य गुण होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी वजह से हम जो हमारे लेथ मशीन के बेड होते हैं इसी कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये हमारा मुख्य गुण होता है कास्ट आयरन का। इसमें हमारा भंगुरता का भी गुण अधिक होता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं राट आयरन के बारे में। राट आयरन के बारे में क्या है, तो राट आयरन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो राट आयरन हम पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पुडलिंग फर्नेस का हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो पुडलिंग फर्नेस का टेम्परेचर हमारा जो मेल्टिंग जोन होता है पुडलिंग फर्नेस का लगभग 1500 से 1600, मतलब जो राट आयरन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 1600, उतना ही हमारा मेल्टिंग जोन होता है पुडलिंग फर्नेस का, ठीक है। तो पुडलिंग फर्नेस से हम क्या प्राप्त करते हैं, राट आयरन प्राप्त करते हैं। अब राट आयरन एक क्वेश्चन हो रहा था सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है, तो सबसे शुद्ध लोहा हमारा राट आयरन होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा किस में होती है, तो पिग आयरन में होती है। अब शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। लोहा कितनी मात्रा होती है, मतलब इसमें लोहा हमारा 99.99 या 98% हमारा इसमें शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। तो ये हमारी लोहे की मात्रा होती है। अगर इसमें पूछा जाए कि रॉ आयरन में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, एग्जैक्ट आप इसमें रॉ आयरन में 0.02 से 0.03 हमारा रॉ आयरन का जो हमारा कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो हमारी होती है 0.02 से, एक बार फिर से लिख दें, 0.02 से 0.03 राट आयरन में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। राट आयरन में सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। कैसे, हमने आपको बताया कल पिछले वीडियो बताया था कि जब भी किसी भी स्टील में, जब भी किसी भी मेटल में हम अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1250 से 1350, 1150 से 1250 होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारा 2 से 4% होता है, मतलब इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है। इस वजह से हमारा कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। हमने ये सीखा कि जब कार्बन प्रतिशत मात्रा अगर किसी भी मेटल में अधिक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से राट आयरन में हमारा कार्बन बहुत कम होता है, इस वजह से इसका राट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है, 1600 होता है। अब आते हैं हम स्टील में। स्टील को मतलब हम समझते हैं यहाँ पर प्लेन कार्बन स्टील है, और प्लेन कार्बन स्टील भी हमारा क्या है, फेरस मेटल। ये सारे फेरस मेटल है। अब प्लेन कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए, 1300, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 होता है। अब प्लेन कार्बन स्टील हमारी 3 टाइप की होती है, तो प्लेन कार्बन स्टील हमारी 3 टाइप की होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो सारा कुछ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कमेंट करके आप बताते रहिएगा यस, जिससे कि हमें पता चले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही समझ में। अब यहाँ पे लो कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील बोलते हैं। एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स आता है यहाँ पे, खैर लेकिन प्लेन कार्बन स्टील को हम 3 प्रकार से ही जानते हैं, लेकिन एक आपका आता है डेड माइल्ड स्टील। तो डेड माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, डेड माइल्ड स्टील में 0.15% से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा डेड माइल्ड स्टील में होता है। या कह सकते हैं कि जिस स्टील में 0.15% से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील, ठीक। अब आते हैं लो कार्बन स्टील। इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.15 से 0.25% तक हमारी लो कार्बन स्टील में मात्रा होती है। इसके और कुछ गुण जानते हैं, ये तो आप जानते होंगे, याद भी होगा, है ना। तो लो कार्बन स्टील के मुख्य गुण क्या होता है, जिस भी स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगी या जिस भी मेटल में हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होगी, उस मेटल को या उस स्टील को हम क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, उसकी आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। और उसमें एक गुण और क्या होगा, वो हमारा डक्टाइल होगा, मैलिएबल होगा। जिस प्रकार से हमारा फेराइट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, इसी वजह से वो हमारा क्या होता है, नर्म और डक्टाइल होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है ना। तो इसी प्रकार से लो कार्बन स्टील क्या होता है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। और मीडियम कार्बन स्टील, अब इसमें हमने कार्बन प्रतिशत मात्रा जान लिया, अब लो कार्बन स्टील का हम मेल्टिंग पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि सबका चीज़ जान रहे हैं। तो माइल्ड स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी कम होती है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अधिक होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1510 हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है,
1510 हमारा माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा 1510 हमारा माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है। कार्बन कम इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा। अब मीडियम कार्बन स्टील की बात करते हैं तो मीडियम कार्बन स्टील में जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है 0.3 से 0.75 तक हमारी मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब इसमें कार्बन ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। किससे कम होगा? माइल्ड स्टील से टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। तो मीडियम कार्बन स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा होता है 1426। ठीक है, या आप 1400 भी याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है 1426 होता है मीडियम कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट। माइल्ड स्टील का कितना होता है? 1500। माइल्ड स्टील का हमने कितना बताया? 1500, याद कर लीजिएगा। माइल्ड स्टील का होता है 1510। ठीक है, माइल्ड स्टील का 1510 और मीडियम कार्बन स्टील का 1426। ठीक, अब यहाँ पे हमने जान लिया मीडियम कार्बन स्टील के बारे में। क्या जानते हैं? मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं और माइल्ड स्टील का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो मीडियम कार्बन स्टील से हम जो भी रेलवे के टायर बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो भी हम फोर्जिंग टूल है, जो भी मतलब हमारे ड्रॉप फोर्जिंग में हम जो टूल बना दें तो ड्रॉप फोर्जिंग में हम मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप फोर्जिंग में किस स्टील का प्रयोग करते हैं, तो ड्रॉप फोर्जिंग में हम मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। और रेलवे के टायर किससे बनाए जाते हैं? मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगर पटरी पूछता तो मैग्नीज स्टील। ठीक है, मैग्नीज स्टील से हम जो रेलवे की पटरी होती है वो बनाई जाती है मैग्नीज स्टील से। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं मीडियम कार्बन स्टील। दूसरा यहाँ पे जो भी खेती में, जो कृषि में हम जो भी टूल यूज करते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं वो हमारे सब क्या किस मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब लो कार्बन स्टील में क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लो कार्बन स्टील हमने बताया कि नर्म और डक्टाइल होता है, इस वजह से इसकी तारें, सरियाँ और ये चादरें वगैरह वगैरह हम बनाते हैं। क्योंकि ये डक्टाइल होता है इस वजह से इसकी हम सरियाँ और तारें वगैरह बना सकते हैं। ठीक, तो और मीडियम कार्बन स्टील इसका प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं खेती वाले सामान में, जहाँ पर खेत जो भी है और खेती में जो भी हमारे टूल यूज होते हैं वो सारे। ठीक है, स्प्रिंग और रेलवे के टायर, ये मेन हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील का हमने मेल्टिंग पॉइंट भी जान लिया, 1426 होता है। जबकि लो कार्बन स्टील जिसे माइल्ड स्टील बोलते हैं उसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1510 होता है। अब हाई कार्बन स्टील क्यों रह जाए उसका भी जान लेते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.75 से या 0.7 से 1.5% तक हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है हाई कार्बन स्टील में। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे जान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो हाई कार्बन स्टील में जब हमारा कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट हमारा इसका होता है 1370। ठीक है, 1370 हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई कार्बन स्टील का। नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है, 1370 हमारा हाई कार्बन स्टील का मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि कार्बन अधिक इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये अब हाई कार्बन स्टील में इसके कैटेगरी वाइज, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि हाई कार्बन स्टील, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका गलत भी हो जाता है। तो 0.7 से 0.9, 0. यहाँ से थोड़ा सा हम डैश लिख लेते हैं, 1 मिनट। 0.7 से 0.9%, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हाई कार्बन स्टील को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। 0.7 से 0.9% वाली स्टील, जिस स्टील में 0.7 से 0.9% तक कार्बन पाया जाता है उस स्टील से जो टूल होते हैं वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे हमारे कारपेंटर टूल है, मतलब लकड़ी को काटने के लिए जो भी हम टूल यूज करेंगे वो हमारे मीडियम हाई कार्बन स्टील इस प्रतिशत मात्रा वाले बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कोल्ड चीजल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कोल्ड चीजल को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील तो प्रयोग करते हैं, हमें पता है, लेकिन उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 0.7 से 0.9% तक हम कोल्ड चीजल में जो हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है उसके आधार पे बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0.7 से 0.9% तक स्टील जो जिसमें कार्बन होता है उससे हम क्या क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं उससे लकड़ी को काटने वाले औजार बनाए जाते हैं। और हमारा मेन जो है
जो हमने बताया आपको कोल्ड चीजल, ठीक है। चलिए सेकंड हम जान लेते हैं यहाँ पे सीयर ब्लेड भी आप याद कर सकते हैं। सीयर ब्लेड भी सीयर ब्लेड में हमारा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा सीयर ब्लेड में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो सीयर ब्लेड में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.7 से 0.9% तक होती है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है जो भी हमने आपको बताया कि बताइए कोल्ड चीजल में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो कोल्ड चीजल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.7 से 0.9 होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि लकड़ी को काटने वाले औजार उनमें कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो उसमें भी 0.7 से 0.9% होती है। ये हमने जाना 0.7 से 0.9। अब हम जानते हैं 0.9 से 1.1 तक, ठीक है, इतना हम जानते हैं 1.1% तक। इससे हम कौन से टूल बनाए जाते हैं, तो इससे हम जो हमारे कटिंग टूल होते हैं जैसे हमारा डाई है, टैप है, तो टैप डाई में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा जो होती है 0.9 से 1.1% तक हमारी टैप डाई में कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। अब जो मेन मुद्दे जो हमारे कटिंग टूल होते हैं, ड्रिल है, रीमर है, फाइल है, स्क्रैपर है, इसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसमें हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है 1.1 से 1.5% तक हमारी हाई कार्बन स्टील होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन इस कार्बन प्रतिशत मात्रा वाली स्टील के हम कटिंग टूल बनाए जाते हैं जिसमें हमारा रीमर है हमारा, और फाइल है, ड्रिल है, ये बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता हमारा जो चीजल है ना, चीजल के बारे में हमने बताया कोल्ड चीजल, तो उसमें हमारा 0.7 से, याद कर लीजिएगा, 0.7 से 0.9 चीजल के लिए, और 0.9 से 1.1% तक ये हमारा किसके लिए फ्रेंड्स, ये हमारा है टैप डाई के लिए, ठीक है, टैप डाई के लिए है। और ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा चीजल के लिए है, कोल्ड चीजल के लिए, ठीक। अब कटिंग टूल लास्ट में जो हमारा 0.9 से 1 सेकेंड, हमारा लास्ट में कितना रह गया 1.1 से 1.75 तक, ये हमारा किस में फंड्स आता है, ये हमारा आता है कटिंग टूल जो बनाते हैं, रीमर, टैप डाई इसमें नहीं लेंगे, रीमर, ड्रिल, ये सब फाइल वगैरह है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बता देते इससे थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, लेकिन चीज़ें जितनी बार हम आपको रिकॉल करेंगे, जितनी बार बताएंगे आपको चीज़ें याद होंगी। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर फिर से लिख लेते हैं, 1370 डिग्री हमारा इसका टेम्परेचर होता है। अब फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं नॉन फेरस मेटल के बारे में। नॉन फेरस मेटल क्या होता है, तो नॉन फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। इनका जो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जब इनकी हम ग्राइंडिंग करेंगे, इनकी ग्राइंडिंग करते समय इनसे चिंगारियाँ नहीं निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, इसमें हमारा चुंबक का गुण नहीं होता है, मतलब ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पे ये हमने सब जाना। और दूसरा यहाँ पे जान जाते हैं कि नॉन फेरस मेटल की परिभाषा क्या है। तो ये अगर आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि जिस मेटल में हमारे लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। इसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, जिंक। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट जान लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 648 होता है, कॉपर का होता है 1083 होता है, बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना, 1083। टिन का कितना होता है, टिन का हमारा 230 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जिंक का हमारा 420 होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे नॉन फेरस मेटल हैं, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल है, इनकी पहचान कैसे करते हैं, जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, चिंगारी नहीं होगी। और नॉन फेरस मेटल का एक और है कि जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है वो हमारा नॉन फेरस मेटल है। तो कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, इसमें इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इस वजह से नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, फेरस एलाई क्या है। फेरस एलाई इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, वैनेडियम स्टील, ये फेरस एलाई के एग्जाम्पल हैं। तो फेरस एलाई क्या, इसकी परिभाषा क्या है, तो फेरस एलाई, इससे हम नाम ही से जानते हैं कि वह एलाई जिसमें हमारे फेरस, मतलब कि हमने कई सारे मेटल लिया, ठीक है, कई सारे हमने फेरस मेटल लिया, उनको आपस में मिला दिया, ठीक है, कई सारे हमने फेरस मेटल लिया, इनको हमने मिला दिया, तो ये हमारे कहलाते हैं फेरस एलाई कहलाते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, तीन चार हमारी मेटल है। मान लो एक क्रोमियम हमारी क्या है, मेटल है, एक हमारी टंगस्टन क्या है, एक मेटल है, एक हमारी स्टील क्या है, मेटल, स्टील भी एक मेटल। इन तीनों को मिलाकर हमने एक मेटल बनाया, एक हमने अलॉय बनाया, वो हमारा कहलाता है फेरस एलाई। तो इसकी परिभाषा ये निकल के आती है
कि जब दो या दो से अधिक फेरस धातुओं को आपस में जब मिलाते हैं तो जो मिश्र धातु तैयार होती है उसे हम फेरस एलॉय कहते हैं। फिर से दो या दो से अधिक धातु मतलब हमने क्रोमियम है, निकेल है, टंगस्टन है, ये हमारी क्या धातुएं, तो इनको मिलाकर जो हम बनाते हैं, जो हमारी मिश्र धातु तैयार होती है वो हमारी फेरस एलॉय कहलाती है। क्यों मिलाती? क्योंकि हमें कई हमारे गुण प्राप्त करने होते हैं। जैसे हमें कोबाल्ट क्यों बनाते हैं, कोबाल्ट क्यों मिलाते हैं? ताकि उसमें चुंबक का गुण है ना, इस वजह से मिलाते हैं ना, कोबाल्ट और निकिल ये सब इस वजह से मिलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं नॉन फेरस एलॉय के बारे में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, जिससे कि हमें पता चल जाए जो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नॉन फेरस एलॉय के बारे में देख लेते हैं। नॉन फेरस एलॉय क्या होता है? तो जैसे हमने बताया कि फेरस एलॉय क्या होता है, फेरस एलॉय में हमने बताया कि तीन चार धातुएं थी जिनको आपस में हमने मिला लिया तो ये हमारी फेरस एलॉय हो गई। अब ये क्या होंगे? ये धातु नहीं होंगी, ये अधातु होंगी। तो मतलब कहने का नॉन फेरस एलॉय की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब हमारी तीन चार अधातुएं इनको जब आपस में मिलाएंगे तो ये हमारी नॉन फेरस एलॉय कहलाएगी। नॉन फेरस एलॉय, एलॉय का मतलब होता है मिश्रण, ये यहाँ से याद रखना है। एलॉय का मतलब होता है मिश्रण। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज हमारा क्या है, फेरस एलॉय है कि नॉन फेरस एलॉय है, कि फेरस मेटल है कि नॉन फेरस मेटल? आता है क्वेश्चन कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है। क्यों होता है नॉन फेरस एलॉय? क्यों है ब्रॉन्ज? क्योंकि ब्रॉन्ज जो है हमारा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, अब क्या है, हमारा कॉपर तो फेरस मेटल नहीं है, क्या है हमारा? नॉन फेरस मेटल है। कॉपर क्या है हमारा? नॉन फेरस मेटल है, और टिन भी हमारी नॉन फेरस मेटल। तो जब दो से अधिक हमारी नॉन फेरस मेटल मिला के कोई मिश्र धातु तैयार करते हैं तो उसे नॉन फेरस एलॉय कहते हैं। तो हमने ये समझा कि एलॉय का मतलब होता है मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण। अब अगर फेरस दिया है तो उसमें हम धातुओं का मिश्रण करेंगे, अगर नॉन फेरस दिया है तो हम अलौह धातुओं का मिश्रण करेंगे। जैसे हमने बताया कि गन मेटल का क्या क्या मिश्रण होता है? कापर टिन जिंक, है ना, होता है ना, कापर टिन जिंक, ये मिश्रण होता है ना फ्रेंड्स, होता है ना, बिल्कुल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गन मेटल का ये कापर टिन जिंक। अब ये कापर क्या है, कापर टिन जिंक, ये क्या है? सब हमारे अलौह मेटल है, क्या है? नॉन फेरस मेटल है, अलौह धातु है। तो इन अलौह धातुओं को मिलाकर हमने क्या बनाया? गन मेटल बनाया। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये एलॉय है, लेकिन कौन सा? नॉन फेरस एलॉय, क्योंकि इसमें हमारा लोहे की मात्रा नहीं होती है। ये आपको समझ में आएगा। अब तो आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे ना, कि अगर पूछ लेगा ब्रास क्या है और यही चार ऑप्शन दे देगा कि फेरस मेटल है कि एल्यूमिनियम, फेरस एलॉय है कि नॉन फेरस मेटल है, ये पूछ लेगा। फेरस मेटल, ये चार ऑप्शन दिए होंगे और बता तो आपको लगा देना होगा कि हमारा नॉन फेरस एलॉय है क्या? ब्रॉस। क्यों? क्योंकि कापर और जिंक हमारे क्या होते हैं? दोनों हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं। और जब दो नॉन फेरस मेटल को मिलाकर आपस में एक मिश्र धातु तैयार करते हैं उसे हम नॉन फेरस एलॉय कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब इसको पहचानने की ट्रिक हम बता देते हैं फ्रेंड्स। ये तो आपको पता होगा, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, ये तो लोहा है, ये हमें याद है, ये हमारा फेरस मेटल है, ये ठीक है याद है। लेकिन नॉन फेरस मेटल थोड़ा सा याद करना होगा, इसको समझना होगा, जो हमारा अकेला वही हमारा क्या है? नॉन फेरस मेटल है। लेकिन इसमें ये चीज़ें याद रखना होगा, जैसे टंगस्टन भी अकेला, लेकिन वो हमारी एक धातु है, ये चीज़ याद रखना है। एल्यूमिनियम, कापर, टिन, जिंक, लेकिन नॉन फेरस मेटल कुछ ही होते हैं, बस कुछ ही आपको याद रखने। एल्यूमिनियम, कापर, टिन, जिंक, है ना, लेड, ये हमारे क्या है? नॉन फेरस मेटल। इतने याद कर लीजिए, बस आपका एग्जाम निकल जाएगा, इतने से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे फेरस एलॉय याद करना है। फेरस एलॉय कैसे याद करेंगे? तो जिसमें स्टील जुड़ा हुआ है, वो है हमारा फेरस एलॉय। क्यों? क्योंकि स्टील जो होती है ये हमारी आयरन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, और जिसमें आयरन होता है, जिसमें हमारा लोहा होता है, वह हमारी वो क्या होती है? हमारी लोहा होती है। क्योंकि हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि क्रोमियम स्टील जो होती है किससे बनती है? क्रोमियम से बनती है, प्लस स्टील से बनती है, और भी एलाइंग मेटल मिलाते हैं। तो स्टील हमारी क्या है? स्टील हमारी क्या है फ्रेंड्स? स्टील हमारी फेरस मेटल है। क्रोमियम क्या है? हमारी फेरस मेटल है। तो जब हमने दो फेरस मेटल को आपस में जोड़ा तो हमने क्या कहलाया? फेरस एलॉय। जोड़ा
इसी वजह से जब हम किसी दो से अधिक धातुओं को जोड़ देते हैं, इसी वजह से उसको हम एलॉय कहते हैं। अगर हम धातुओं को जोड़ रहे हैं तो उसको फेरस एलॉय कहेंगे। अगर अलौह धातुओं को जोड़ रहे हैं तो हम कहेंगे नॉन फेरस एलॉय कहेंगे। आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप बताते जाइएगा कि आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे लगी है। और फ्रेंड्स जब वीडियो अपलोड हो जाए तो भी आप एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि नए व्यूअर आए तो उन्हें पता चल सके कि वीडियो कैसा था, क्योंकि वो पहले कमेंट देखते हैं कि हाँ कैसा वीडियो, पूरा डिटेल अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्योंकि उनको फिर कहीं ये ना लगे कि वीडियो हमारा टाइम पास हो गया, टाइम बेकार हो गया, है ना। इस वजह से आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आप जाते जाते हम बता देते हैं फ्रेंड्स, कल आपकी एक और लाइव क्लास होगी मॉर्निंग में 10 AM, ठीक है। मॉर्निंग में 10 AM में आपकी एक क्लास होगी, जिसमें जो हमने आपको पढ़ाया है उसकी MCQ क्लास होगी। हमें पता तो चले आप कितना सही कर पा रहे हैं, है ना। तो जो हमने अभी आपको पढ़ाया है इस क्लास में, इस लाइव क्लास में, उसके MCQ कल हम 10 AM में कराएंगे। ध्यान रखिएगा, आप लाइव ज़रूर आइएगा। आप जल्दी से अपना नाश्ता जो भी करते हो आप कर लीजिएगा, इसके बाद 10 AM पर लाइव आइएगा। वहाँ पर हम MCQ कराएंगे जो हमने आपको पढ़ाया है। फिर इसी प्रकार से कल नाइट में हम इसी टाइम पर फिर से लाइव आएंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप से आपको आगे बढ़ाएंगे। इसमें अगली क्लास में हम आपको, जब कल नाइट में आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे फेरस मेटल। तो हमने खैर इसमें पढ़ा दिया पिग आयरन, कास्ट एंड स्टील, इसके बारे में हमने पढ़ा दिया। आप प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आपको नॉन फेरस मेटल के बारे में। नॉन फेरस मेटल एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, जिंक, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारे चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और शुभ रात्रि सभी दोस्तों को। और फिर बाय बाय, कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में 10 AM। लाइव आना मत भूलिएगा।